नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, गृह मंत्री अमित शाह की जबलपुर में आज होने वाली जनसभा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अमित शाह नागरिकता संशोधन कानून पर जन जागरण जनसभा को संबोधित करेंगे। गैरिसन ग्राउंड पर होने वाली सभा के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभा स्थल पर बनाए द्वारों को महापुरुषों का नाम दिया गया है। सभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने सभा के ऐतिहासिक होने की बात कही है। तो आज जबलपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। सीएए को लेकर जनसभा होगी और आपको बता दें कि गैरिसन ग्राउंड में ये जनसभा होनी है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें, भव्य तैयारियां की गई हैं गैरिसन ग्राउंड में, जहां पर अमित शाह सभी को संबोधित करेंगे और सीएए को लेकर बातचीत करेंगे। स्वाभाविक है, ऐतिहासिक फैसलों के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पहली बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं और उसमें भी संस्कारधानी जबलपुर में आ रहे हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं। देश की जनता में उनके लिए जबरदस्त आकर्षण है उनको सुनने के संदर्भ में, और इसलिए कल बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। इस मैदान में जिसमें अभी हम खड़े हैं, ये जबलपुर का सबसे बड़ा मैदान है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मैदान भी कल छोटा पड़ेगा। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, गृह मंत्री अमित शाह आज जबलपुर पहुंचेंगे, सीए को लेकर बातचीत करेंगे। कैसी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं जबलपुर में? देखिए, बिल्कुल रेणु, कल चूंकि मुख्यमंत्री यूपी के थे योगी, वो ग्वालियर में थे और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंचेंगे और संस्कारधानी में विशाल आमसभा को संबोधित करने वाले हैं। खास बात है कि बतौर गृह मंत्री पहला मौका होगा जब अमित शाह मध्य प्रदेश की धरती में आ रहे हो। इस लिहाज से तैयारियां खासी जोरों पे और अच्छी की गई हैं। कल जब हम वहां जायजा लेने पहुंचे तो करीब 50,000 की संख्या में लोगों के एकजुट होने की तैयारी बहरहाल भाजपा ने यहाँ पर की है। घर घर निमंत्रण लोगों को दिया था। मिस्ड कॉल के माध्यम से भी इस रैली में शामिल होने की अपील जो थी वो लोगों से की गई थी। इस लिहाज से बेहद खास ये माना जा रहा है और कई जो दिग्गज है वो भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चाहे गोपाल भार्गव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उनका भी आगमन जबलपुर होगा और करीब 2 बजे के आसपास उनका जो आगमन है वो यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। तो बेहद खास ही आयोजन माना जा रहा है। रेणु जी बिल्कुल। और जैसा कि सीए को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है और कानून लागू भी हो चुका है प्रतीक, तो उसके बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता तक वो जानकारी पहुंचे कि उनके हित में कितना है ये सीए। बिल्कुल, देखिए, सीए को लेकर जिस प्रकार गतिरोध रेणु बना हुआ था पूरे देश भर में और विशेष रूप से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसको लेकर सबसे ज्यादा हालात अगर बिगड़े थे तो वो जबलपुर शहर में बिगड़े थे। यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई थी, कर्फ्यू तक लगा था। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में संस्कारधानी का चयन करना गृह मंत्री के लिए कई मायनों में खास है, जो कि खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से आते हैं। उसके साथ ही साथ महाकौशल का एक मुख्य केंद्र जबलपुर माना जाता है। तो बेहद खास ही आयोजन हो गया। ये खास ही जो आज जनजागरण सभा होने वाली है ये बेहद खास कई मायनों में मानी जा रही है। और जो सबसे बड़ा ग्राउंड है शहर का, गैरिसन ग्राउंड, वहां पे आमसभा को आयोजित करने की जो पूरी तैयारी है वो भाजपा ने की है। तो बेशक हर किसी को उत्सुकता है, इंतजार भी है यार क्या कुछ अमित शाह कहते हैं इस नए कानून को लेकर के, जो कि बड़े जो है बदलाव देश में करने के बाद वो यहाँ जबलपुर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि आज 2 बजे कितनी भीड़ जुटा पाती है बीजेपी और जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने साबित होते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही प्रतीक, जैसे कि अमित शाह खुद संस्कारधानी आ रहे हैं और ये बहुत खास मौका होता है जनता के लिए भी, उनको देख पाना, उनको सुन पाना और ये समझ पाना कि उनके हित में क्या निर्णय देश में लिए गए हैं। उसके बाद जो माहौल है वो भी काफी उत्साहपूर्वक नजर आ रहा है, कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है। देखिए रेणु, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश भी इस लिहाज से इस कसौटी में बेहद खास होता है, जो कि एक और सरकार ने जहां स्पष्ट कर दिया है कि वो इस नए नागरिकता संशोधन कानून को मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेगी। ऊपर से दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि नागरिकता विषय केंद्र सरकार का है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो केंद्र और राज्य सरकार है वो इस नए कानून को लेकर के आमने सामने है। इस बीच सरकार किस तरीके से पेचीदगियों को निपटती है ये देखना होगा, लेकिन जनता जो है वो बेहद उत्सुक है। चूंकि शहर में हम अमूमन देख रहे हैं कि विरोध की जहां एक तस्वीरें हमने देखी थी, उसके बाद लगातार रैलियां हो, चाहे पैदल मार्च हो, बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, कई लोग अधिवक्ता संघ हो, ये तमाम अपना समर्थन इस नए कानून को दे चुके हैं। भले ही विरोध की बात कर रही हो, प्रदेश सरकार से लागू ना कर।
चलिए बिल्कुल प्रतीक, आप लगातार बने रहें। यानी कि जनसभा की तैयारियां तो जोरों पर हैं, तो वहीं उधर शनिवार को मंदसौर में सीए के समर्थन में रैली निकालने के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस धारा 144 के उल्लंघन को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सहित 65 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि सीएए संविधान के न सिर्फ खिलाफ है बल्कि लोगों को नोटबंदी जैसे लाइन में खड़े करने की कोशिश है। वहीं मंदसौर से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के सीएए के समर्थन के बयान पर कहा कि डंग को सीएए के पूरे प्रावधानों की जानकारी तक नहीं है, लिहाजा उनका बयान उतना महत्व नहीं रखता। बावरिया ने कहा कि निगम और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सीएम से चर्चा हुई है, जल्द उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी सीएए और एनपीआर के विरोध का प्रस्ताव पास हुआ है। उसके वो लगातार विरोध करती रहेगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी और तमाम मुद्दों पर जो जनता से जुड़े हैं उस पर कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ेगी। मेरे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी दीपक बावरिया। सर, अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ हो गया कि सीएए का और एनपीआर का विरोध करना है, छात्रों के साथ रहना है। कैसे आगे बढ़ेंगे? शायद आपको एआईसीसी ने ब्रीफिंग में बताया भी होगा कि आज जो पूरे देश की परिस्थिति है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इतनी बड़ी बेरोजगारी की मात्रा है, किसान परेशान है, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते, तो ये सभी चीज़ों में आम आदमी जो परेशान है उसका ध्यान भटकाने के लिए ये सीएए और एनपीआर इस प्रकार के मुद्दे जो हैं, विवादास्पद मुद्दे जो पोलराइजेशन करे, इस प्रकार के सेंसिटिव मुद्दे को जो है लाया जाता है और उसमें जो है प्रजा को भटकाने की कोशिश हो रही है। और जो प्रकार से वो मुद्दे रखे जाते हैं कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विवाद हो, जैसे सीए हैं तो जो संविधान के खिलाफ जो है उन्होंने एक वो उसका कानून बना दिया है। उसी तरह जो है एनपीआर की भी जो बात करते हैं तो एनपीआर में भी वो गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा जोखम वाला होने वाला है। नोटबंदी में जैसे गरीब आदमी को जो है परेशानी में डाल दिया गया था, लाइन में खड़ा कर दिया गया, कई गरीब लोगों के पैसे ही जो है ऐसे बातल हो गए। इसी तरह ये कानून में भी जो बड़े एक डिस्क्रिशनरी पावर मिलते हैं कि जिसकी वजह से प्रशासन एक गरीब आदमी, आम आदमी को कहे कि तुम्हारे पिताजी का जन्म पत्र बताओ। आज नरेंद्र मोदी जी के खुद के पास उसका डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं है और कहे कि जन्म पत्र बताओ, तो ये वो जो है संभव नहीं होता है। लेकिन आपके सर एक विधायक हैं हरदीप सिंह डंग, वो सीए का समर्थन में है, खुद कहते हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूं, किसी को परेशान को अगर नागरिकता मिल रही है इसमें बुराई क्या है। लेकिन एनआरसी का वो विरोध करते हैं, वो भी मतलब सीए के समर्थन में है लेकिन एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी के विधायक हैं। देखिए, डंग जी जो हैं पार्टी के विधायक हैं, युवा कांग्रेस से निकले हुए हैं, 3 बार के हमारे विधायक रहे हैं और कई बार। तो सीएए पर जहां एक और कांग्रेस विरोध कर रही है, तो वहीं मंदसौर से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने सीएए का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सताए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलती है तो गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एनआरसी का विरोध भी किया। एनआरसी को लेकर डंग ने कहा कि जो पीढ़ियों से देश में रहते आ रहे हैं उनसे नागरिकता का सर्टिफिकेट मांगना गलत है। सीएए और एनआरसी इन दो सब्जेक्ट को अलग अलग करते हुए देखें तो एक तरीके से अपन माना जाए कि भाई जो पाकिस्तान में दुखी इंसान है, अगर उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। और एक एनआरसी है जो नागरिकता जो जन्मजात से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनसे प्रमाण पत्र मांगते हैं तो ये भी सोचने वाली बात है। नहीं, सिटीजन एक्ट को सही मानते हैं आप? नहीं, मेरा कहना है, सिंधिया जी का समर्थन करते हैं। मैं सिंधिया जी की नहीं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ। सीएए जो अगर कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश में अगर कोई इंसान वहाँ पर दुखी है और यहाँ पर अगर उसको सुविधा मिलती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और एनआरसी के नाम पर जो यहाँ के निवासी हैं, जिनके दादा पिताजी यहाँ पर रहते हैं और उनसे अगर प्रमाण पत्र मांगते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जबकि वो यहाँ पर जन्मों से जन्म। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। एक साथ 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। वरुण कपूर को आरए
पीटीसी इंदौर का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, तो वहीं एसके सक्सेना को एसटीएफ रेंज भोपाल का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। विवेक शर्मा को इंदौर जोन का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया, तो वहीं एसपी सिंह को पीएचक्यू भोपाल में पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। अनिल कुमार शर्मा को सागर जोन का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। बीएस चौहान को जबलपुर जोन का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है और ठीक इसी तरीके से मनोज शर्मा को पीएचक्यू भोपाल में पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया। आरआरएस परिहार को पीएचक्यू भोपाल में उप पुलिस महानिरीक्षक बना दिया गया है। मनीष कपूरिया को उज्जैन जोन का उप पुलिस निरीक्षक बनाया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां डिंडोरी जिले के शाहपुरा में बाइक से टकराने के बाद एक कार में अचानक से आग लग गई। कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई थी। हालांकि कार में सवार 4 लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। उधर बाइक सवार आदमी जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 52 जिलों में 892 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 3,66,453 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए हर जिले के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई है और इन स्क्वाड के साथ वीडियोग्राफर भी चलेंगे, जो परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी करेंगे। एक पद के लिए करीब 650 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। एमपी में सांची दूध के दाम फिर बढ़ गए हैं। सांची दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। 3 महीने में दूसरी बार सांची दूध की कीमतें बढ़ी हैं और इसके चलते लोगों की जेब पर भी असर पड़ा है। डिंडोरी जिले के शाहपुरा में बाइक से टकराने के बाद एक कार में अचानक से आग लग गई। कार और बाइक में आमने सामने की टक्कर हुई थी। हालांकि कार में सवार 4 लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। उधर बाइक सवार आदमी जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है। भोपाल में एक कार से 17 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। हनुमानगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 17 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। जिनके पास से पैसा बरामद हुआ है, वो पुलिस को ये नहीं बता पाए कि पैसा कहां से आया और किधर ले जा रहे थे। पुलिस ने आयकर विभाग को मामले की जानकारी दे दी है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज स्वामी विवेकानंद का 197वीं जयंती है और इस मौके पर हम बताते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन से पहले विवेकानंद क्यों आए थे खंडवा। देखिए इस रिपोर्ट में। आज देश भर में स्वामी विवेकानंद जी की 197वीं जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद के विचार देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने देश और समाज को नई और विकासशील दिशा की ओर अग्रसर करने में अहम योगदान दिया था। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और इसलिए उनकी जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। शिकागो में विवेकानंद ने भारत के हिंदू धर्म और अध्यात्म को लेकर ऐसा ओजस्वी भाषण दिया था जिसकी वाहवाही पूरे विश्व में हुई। शिकागो जाने से पहले विवेकानंद 12 जुलाई 1893 को खंडवा में अपने एक रिश्तेदार हरिदास चटर्जी के घर खंडवा आए। स्वामी विवेकानंद ने हरिदास चटर्जी के घर जिस पलंग पर आराम किया था उसे आज भी एक धरोहर की तरह संजो कर रखा गया है। खंडवा के एक नेत्र चिकित्सक यूजी राठौर के पास वो अलमारी और पलंग है जिसका इस्तेमाल स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये पलंग और अलमारी स्वामी विवेकानंद जी के लिए उपयोग में आई थी। ये हम लोगों ने श्री चटर्जी यहाँ पे पहले नगर निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका यहाँ पे मशहूर वकील थे, उनके वारिसों से हमने जब मकान बिका तब खरीदी थी। और आज किस रूप में मकान के इस अलमारी और पलंग की आप पूजा करते, कैसे
आज हम इसमें को खाली विशेष रूप से इनके लिए, स्वामी जी के लिए रखा हुआ है। इसकी साफ सफाई होती है, यहाँ पे पूजा होती है और उनकी तस्वीर यहाँ पे स्थापित की हुई है। शिकागो यात्रा से पहले स्वामी विवेकानंद खंडवा में 18 दिन रुके थे। यहाँ पर उन्हें शिकागो सम्मेलन का सूचना पत्र भी मिला था। खंडवा से वो मुंबई गए और फिर शिकागो के लिए रवाना हो गए। उल्लेख किया जाता है बड़े गर्व के साथ कि विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो उनकी यात्रा में कहीं खंडवा भी था। वे खंडवा आए थे और खंडवा से ही मुंबई होते हुए वो समुद्री जहाज से फिर शिकागो गए। डॉक्टर राठौर के घर पर मौजूद इस पलंग और अलमारी से जुड़ी स्वामी विवेकानंद की यादें खंडवा के लिए एक अनमोल उपहार है। हरिंद्रनाथ ठाकुर, न्यूज़ 18, खंडवा। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद लोगों की खुशियों के पैमाने पर भी ग्रहण लग गया है। शिवराज सरकार में बनना शुरू हुई खुशियों को नापने की हैप्पीनेस इंडेक्स अब तक जारी नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि पुरानी सरकार की बाकी योजनाओं की तरह इसे भी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हालांकि सरकार का तर्क है कि वो खुशियों के पैमाने में नहीं, खुशियां बांटने में भरोसा करती है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लोगों की खुशियों का पैमाना मापने की कवायद कमजोर पड़ गई है। अब तक भी सूबे के हैप्पीनेस इंडेक्स बनकर तैयार नहीं हुई है, जबकि ये 2018 से पहले ही शिवराज सरकार में इस पर काम शुरू हो गया था। कमलनाथ सरकार का तर्क है कि वो खुशियों को पैमाने में मापने पर नहीं, बल्कि खुशियां लाने में भरोसा करती है। हम तो ये चाहेंगे आगे चल के कि इसमें स्कूलों के अंदर भी इस चीज़ को प्रचलित किया जाए, जिससे खुश कैसे रहा जाए, कैसे वो किया जाए। इस तरह के देश के कहीं कुछ पार्ट्स में इस तरह के स्कूलों में कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज दे के हम उनको मध्य प्रदेश में भी उसको लागू करेंगे। दरअसल शिवराज सरकार के दौरान अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश में आनंद विभाग का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने की कवायद शुरू हुई थी। इसी के तहत 10 जिलों के 900 लोगों के बीच सर्वे करवाया गया था। सर्वे की इस रिपोर्ट को IIT खड़गपुर भेजा गया था, जहां से MP की हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार होनी थी। अब हैप्पीनेस इंडेक्स का काम ठंडे बस्ते में जाने से बीजेपी नाराज है। आप कहते हो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पैसा बढ़ाएंगे, कन्यादान का 25 से 51,000 करेंगे और बाद में जो है दूल्हा दुल्हन को कहीं ना कहीं रैली निकालनी पड़ती है। इसका साफ मतलब है मध्य प्रदेश में जनता खुश नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स तो छोड़िए, यहाँ मुझे लगता है कि किसी भी तरह की अगर आप बात करेंगे व्यथा की, तो जनता बहुत त्राही में है। कमलनाथ सरकार ने आनंद विभाग का नाम बदलकर आध्यात्म विभाग कर दिया है। हालांकि नाम बदलने के बावजूद विभाग की एक्टिविटी चल रही है और उन्हें नया रूप दिया जा रहा है। लेकिन लगता है कि शिवराज सरकार के हैप्पीनेस इंडेक्स वाला प्लान से नई सरकार ने किनारा कर लिया है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। आस्था की भी एक सीमा होती है। अगर कोई उस सीमा को लांघ देता है तो अंधविश्वास के ऐसे अंधेरे कोने में जा पहुंचता है जहां से निकलना मुश्किल होता है। बैतूल के गांव में भूतों का मेला इसी अंधविश्वास की एक बरसों पुरानी कहानी है। देखिए। आस्था की सीमाओं के पार अंधविश्वास का वो घना अंधेरा है जहां सिर्फ झूठ का मायाजाल है। अंधविश्वास के अंधेरे में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये तस्वीर उसी अंधेरे की है जहां इस भीड़ में कुछ ऐसे भी हैं जो आस्था की डोर से बंधे चले आए हैं, लेकिन उनकी भी कमी नहीं जो अंधविश्वास के जाल में फंसकर यहाँ आए हैं। ठीक तो पता नहीं, लेकिन कहानी है कि बैतूल के मलाजपुर गांव में भीड़ का ये समंदर सदियों से उमड़ रहा है। बताते हैं कि सन 1770 में एक संत
गुरु साहब बाबा यहाँ आए थे और दूर दूर तक कहानी फैली वो बाबा चमत्कारी थे। लोग मानते हैं कि यहाँ जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। कि यहाँ पर केवल भूतों का मेला नहीं होता है, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं और वे अपनी मन्नतें यहाँ जब भी मुरादें पाते हैं, जो मन्नत वो करते हैं यहाँ उसको सफल होता है। इसी कारण से यहाँ पर पिछले 300 साल से यह मेले का आयोजन लगातार। लेकिन बात तो गुरु साहब बाबा के लिए आस्था तक सीमित नहीं रही। आस्था की सीमाएं टूटी और अंधविश्वास का अंधेरा छाया। गुरु साहब बाबा की समाधि पर एक मेला लगने लगा जिसका नाम पड़ा भूतों का मेला। होते हैं वेद पुराणों में सभी में जो दिए है वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। जैसे प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर, मरीच, दैत्य सभी प्रकार के आते हैं। न जाने ये बात फैली या फैलाई गई, लेकिन यहाँ अंधविश्वास के भूतों का डेरा लग गया। आत्मा और भूत प्रेत का अंधविश्वास लोगों को यहाँ तक खींच कर लाने लगा। इस बारे में न्यूज़ 18 की टीम ने प्रदेश के मंत्री सुखदेव पांसे से भी बात की। ईश्वर की कृपा के सामने कोई बातें हर बात गौण हो जाती है और वो बातें सब निराधार हो जाती है। भगवान की माया अपरंपार है और इसी के कारण यहाँ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और सभी की गुरु साहब भगवान मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब ये दुष्प्रचार तंत्र कुछ चंद लोग होते हैं, उनको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान की आस्था, गुरु साहब भगवान की आस्था है लोगों में और वो आस्था। मनोवैज्ञानिक रूमा भट्टाचार्य का मानना है कि आमतौर पर ऐसे अंधविश्वास में वो लोग फंस जाते हैं जो मानसिक तौर पर उतने मजबूत नहीं होते और आत्मविश्वास की कमी होती है। आस्था तो बहुत अच्छी चीज़ है जो हेल्दी होता है, लेकिन कभी कभी ये आस्था के कुछ बाउंड्रीज जो हैं इतने ज़्यादा जो दूर चले जाते हैं जहाँ पे हम अंधविश्वास पे यकीन करने लगते हैं, लोगों की कही सुनी में आ जाते हैं। सवाल है कि एक संत के लिए लोगों की आस्था कैसे अंधविश्वास में बदली। सदियां अपने साथ बदलाव लाई। विज्ञान की तरक्की ने देश और दुनिया को बदल दिया, लेकिन आखिर क्यों यहाँ अंधविश्वास का ये मेला बंद नहीं हुआ? मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ऐसे अंधविश्वास को जानबूझकर बढ़ावा दिया गया। कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन करने वाले लोग या इस तरह की बातों को प्रचार प्रसार करने वाले लोग जो हैं अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। वो अवसर देखते हैं कि किस तरह से डरे सहमे या कमज़ोर व्यक्तित्व वाले लोगों को किसी ना किसी तरह से अपने पावर का जो है वो इस्तेमाल कर सके, दिखा सके। अगर बदलाव अब तक नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं आएगा। जरूरत है सही कदम उठाने की, लोगों को आस्था और अंधविश्वास का फर्क समझाने की। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।